हेलो दोस्तों, फास्ट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं प्रासु जैन आपके सामने इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें मैं यूनिट 5 के 100 क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 1, सीएम प्रगति पोर्टल का संबंध किससे है? सीएम सीएम प्रगति पोर्टल का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 1, योजनाओं के क्रियान्वयन से, योजनाओं की समीक्षा से, योजनाओं के निर्माण से, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? योजनाओं की समीक्षा से। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो यहां आप लोग एक चीज ध्यान देना कि नहीं पर आपको क्या करना है? हाईलाइट करना है। क्या पूछा है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं है, क्योंकि वहां पे अपन से क्या गलती होती है कि अपन क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए अपन को ये चीज ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो जब भी नहीं आए तो आपको गोला लगाना है। ऑप्शन नंबर 1, 243 क्यू नगर पालिका का गठन, 243 एस में वार्ड समितियों का की संरचना, 243 आर में नगर पालिका में स्थानों का आरक्षण, 243 जेस जेड डी में जिला योजना समिति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? उन्होंने क्या पूछा कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है। तीसरे में क्या लिखा है? 243 आर। आर में क्या है? आर मतलब संरचना। तो नगर पालिका की संरचना किसमें है? आर में। आर में क्या है? संरचना। तो आप देख सकते हो आर मतलब आर, यहां रचना। तो संरचना किसमें है? 243 आर में। आरक्षण किसमें दिया गया है? तो आरक्षण किसमें दिया है? टी में। किसमें दिया है? 243 टी में क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। ठीक है। 243 जेड डी में क्या दिया गया है? जिला योजना समिति। जेड डी में क्या दिया गया है? जिला योजना समिति। तो आप लोग याद रखना कि आर में क्या दिया गया है? संरचना, नगर पालिका की संरचना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र से राज्यों को अनुदान देने का प्रावधान किस आर्टिकल में है? केंद्र से राज्य को क्या अनुदान, ग्रांट देने का प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 270, 275, 280, 285। तो करेक्ट आंसर क्या है? आर्टिकल 275, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 270 में क्या दिया गया है? तो 270 में यह किया गया है, जो भी टैक्स अपन जो भी कर वसूलेंगे उसका केंद्र और राज्यों में वितरण होगा। 270 में क्या है कि कर का संघ और राज्य में वितरण। दो सौ सत्तर में क्या है कि टैक्सों का जो भी कर रहेंगे उसका संघ और राज्यों में वितरण रहेगा। 270 में 275 में क्या दिया गया है? अनुदान, जो अपना करेक्ट आंसर है। 280, 280 में क्या है? वित्त आयोग। वित्त आयोग, इसका गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? कितने मेंबर होते हैं उसमें? तो 1+4। ठीक है। अभी आप लोगों को पता होगा कि अभी 16वें वित्त आयोग का गठन हो गया है। तो 16वें वित्त आयोग कौन बने हैं? तो 16वें वित्त आयोग बने हैं अपने कौन? अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह। 15वें कौन है? एन के सिंह।
ठीक है, आर्टिकल 285 में क्या दिया गया है? तो आर्टिकल 285 में ये है कि संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट, जो भी संघ की संपत्ति होगी उसमें राज्य टैक्स नहीं लेगा। तो आर्टिकल 285 में क्या है कि संघ की संपत्ति से राज्य के कराधान से छूट, संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 285 में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे? क्या पूछा क्वेश्चन में, ध्यान से देखना आप लोग कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप अच्छे से देखना क्या पूछा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। ऑप्शन नंबर 1 राजेंद्र कुमार मेनन, बी के लाहौटी, सी रविशंकर झा और डी पीवी दीक्षित। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पीवी दीक्षित कार्यवाहक राज्यपाल थे, ना कि मुख्य न्यायाधीश। अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन कौन थे? तो इसकी एक ट्रिक है, आप देख सकते हो। सर रासू रॉक करता है, क्या लिखी है कि सर रासू रॉक करता है, तो सा से क्या है? संजय यादव। सा से क्या है? संजय यादव। रा से क्या है? रविशंकर झा। रविशंकर झा। रा से क्या आएगा? तो राजीव गुप्ता। राजीव गुप्ता। सु से क्या आएगा? तो सुशील हरकोली। सुशील हरकोली। रा से क्या आएगा? तो राजेंद्र कुमार बेनन। क्या आएगा? राजेंद्र कुमार राजेंद्र कुमार मेनन। रा से क्या आएगा? राजेंद्र कुमार मेनन। के से क्या आएगा? कृष्ण कुमार, कृष्ण कुमार लाहौटी। या इसी को कह दो, कह सकते हैं अपन लोग, ठीक है, कृष्ण कुमार लाहौटी या के लाहौटी। के लाहौटी। समझ में आया क्या लिखा है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे? तो तीन ऑप्शन में दिए हैं, डी नंबर पीवी दीक्षित कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। ये क्या थे? कार्यवाहक राज्यपाल थे, गवर्नर थे। ठीक है, अब यहां पर ने एक ट्रिक लिखी है कि सर रासू रॉक करता है। ये क्या है, किसकी ट्रिक है, ये आपको समझना है किसकी है। तो ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे कौन कौन थे? तो ये लिखिए, सर रासू रॉक करता है, तो सा से संजय यादव। सा से क्या? संजय यादव। रा से रविशंकर झा। और रा से क्या आ जाएगा? राजीव गुप्ता। बड़ा रा से राजीव गुप्ता। सु से सुशील हरकोली। फिर बड़ा रा से क्या आएगा? राजेंद्र कुमार मेनन। का से क्या आएगा? कृष्ण कुमार लाहौटी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्या लेगा क्वेश्चन नंबर 5? भारत के संविधान के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश पद में कौन सम्मिलित नहीं होते हैं? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। क्या लिखा है कि भारत के संविधान के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश पद में कौन शामिल नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ए मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर बी सत्र न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर डी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट। तो कौन शामिल नहीं होता है? तो कार्यपालिक
मजिस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है कि जिला न्यायाधीश के पद में कौन सम्मिलित नहीं होता है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट सम्मिलित नहीं होते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची में शामिल है? क्या लिखा है कि निम्न में से कौन सा विषय, निम्न में से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची में शामिल है? तो कौन कौन से शामिल है? ऑप्शन नंबर ए देख लो, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ऑप्शन नंबर बी, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी, अग्निशमन सेवाएं। जिसका करेक्ट आंसर क्या है कि 11वीं अनुसूची में कौन शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आंसर क्या है इसका? ए। अब 11वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो कितने विषय 11वीं अनुसूची में आते हैं? तो कितने विषय आते हैं? 29। कितने आते हैं? 29। कितने विषय आते हैं? 29 आते हैं। ठीक है, अमेंडमेंट कौन सा था? तो 73 में, आपको पता है 73 में हुआ था। ठीक है, जिसमें अपनी 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, जिसमें कितने विषय? 29 विषय जोड़े गए थे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है कि 11वीं और 12वीं अनुसूची में, 11वीं और 12वीं अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल है, तो कौन सा आर्टिकल है जो 11वीं और 12वीं से है? तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर क्या है? 243 जी और डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जी और डब्ल्यू। आपको यहां पे ये चीज ध्यान रखना है कि 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में कितने विषय होते हैं? 29। 12वीं में कितने होते हैं? 18। क्लियर है? 11वीं में कितने विषय होते हैं? 29। 12वीं में कितने होते हैं? 18। तो इनका प्रावधान, ये विषयों का, कार्यों का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है? तो 243 जी और 243 डब्ल्यू। जी में 11वीं अनुसूची और डब्ल्यू में 12वीं अनुसूची। क्लियर है कि जी में क्या दिया गया है? 11वीं अनुसूची के जो भी कार्य हैं 29, वो किस में दिए गए हैं? जी में। और 12वीं अनुसूची के जो 18 कार्य हैं वो किस में दिए गए हैं? डब्ल्यू में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देश की पंचायती राज व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है? क्या पूछा उन्होंने? क्वेश्चन देखना, देश की पंचायती राज व्यवस्था, हाईलाइट करो क्या पूछा। देश की पंचायती राज व्यवस्था में किसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है? आप सभी पेन और कॉपी साथ में लेकर रखिए कि जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं आप सभी नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, क्या लिखा है कि अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है, किसका होता है? तो पहले आप ये देख लीजिए कि प्रत्यक्ष डायरेक्ट चुनाव किसका होता है। आप ये रट लेना कि प्रत्यक्ष किसका होता है, ये रट लोगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगी आप प्रत्यक्ष में क्या है। तो पहला सरपंच, फिर पंच। पहला क्या है? सरपंच, और दूसरा पंच, तीसरा महापौर, तीसरा क्या दिया गया? महापौर। चौथा क्या है? पार्षद। पांचवा क्या है? जनपद और जिला पंचायत के सदस्य। ठीक है,
तो ये चीज आप याद रख लेना कि 6 लोग हैं जिनका चुनाव डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, बाकी सभी का कैसा होता है, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से। तो डायरेक्ट किसका होता है? सरपंच, पंच, महापौर, पार्षद, जनपद और जिला पंचायत के सदस्य, इन लोगों का इलेक्शन कैसा होता है, चुनाव प्रत्यक्ष होता है, बाकी सभी का कैसा होता है, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट रूप से होता है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, कि क्वेश्चन में पूछा है कि अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट चुनाव, ठीक है। अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे होता है, किसका किसका होता है? तो आपको पता है सरपंच का प्रत्यक्ष होता है, अभी अपन ने पढ़ा है, ठीक है। उप सरपंच लेगा नहीं लेगा, मतलब इसका कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। पंच का प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। आपने देखा प्रत्यक्ष चुनाव, सरपंच का प्रत्यक्ष हो रहा है, पंच का कैसा हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, ठीक है। जनपद पंचायत अध्यक्ष का ऐसा हो रहा है, अप्रत्यक्ष हो रहा है। जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव कैसा हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। तो सरपंच, पंच, जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है। और अप्रत्यक्ष किसका होता है, 2 और 4, उप सरपंच और जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, 2 और 4, ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी को? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है कि महानगर योजना समिति का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? क्या पूछा उन्होंने कि महानगर योजना समिति महानगर योजना समिति का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए में क्या दिया है, 243 जेड बी, जेड सी, जेड डी या जेड ई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, महानगर योजना समिति किसमें है? तो 243 जेड ई में, किसमें है, 243 जेड ई में है महानगर योजना समिति। डी में क्या दिया गया है, तो जिला योजना समिति। क्लियर है? डी में क्या दिया गया है, जिला योजना समिति। इसमें यह चीज याद रखना कि जिला योजना समिति के लिए 1995 में अधिनियम आया था। अधिनियम कब आया था, 1995 में, 1995 में जिला योजना समिति अधिनियम एक आया था, ये चीज याद रखना। जेड बी में, जेड बी में क्या दिया गया है कि इसमें यह चीज कहा गया है कि भाग 9, भाग 9 का के उपबंध यूटी संघ राज्य क्षेत्रों में भी लागू होंगे। ये किसमें कहा गया है, जेड बी में, कि भाग 9 का में क्या चीज दिया गया है, नगर पालिका। भाग 9 का में क्या दिया गया है, नगर पालिका। तो इसके उपबंध किसमें लागू होंगे, यूटी संघ राज्य क्षेत्रों में भी लागू होंगे। जेड सी में क्या दिया गया है, जेड सी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यह बात कहा गया है कि भाग 9 की कोई भी बात, ध्यान से सुनना, कि भाग 9 की कोई भी बात 244 1 एंड 2, आर्टिकल 244 1 और 2 में जो संघ राज्य क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बताया गया है उस पर लागू नहीं होगी। क्लियर, याद रखना। जेड सी में क्या दिया गया है कि भाग 9 की कोई भी उपबंध या कोई भी बात आर्टिकल 244 1 और 2 में जो अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है उस पर लागू नहीं होगी। क्लियर है? एक बार क्लियर करता हूं मैं कि जेड बी में क्या दिया गया है। तो जेड बी में क्या दिया गया है कि जेड बी में क्या दिया गया है कि जेड बी में ये चीज सॉरी, कि जेड बी में ये दिया गया है कि भाग 9 के उपबंध कहां लागू होंगे, यूटी संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होंगे। जेड सी में क्या दिया गया है कि भाग 9
के उपबंध 244 एक और 244 दो जो अनुसूचित क्षेत्र हैं इस पे लागू नहीं होंगे। 244 एक में याद रखना क्या दिया गया है, जो 5वीं अनुसूची है उसका उपबंध 244 एक में दिया गया है। 244 दो में क्या दिया गया है, 6वीं अनुसूची। क्लियर है? 244 एक 5वीं अनुसूची, 244 दो में क्या किया गया, 6वीं अनुसूची के उपबंध दिए गए हैं। 6वीं अनुसूची में क्या आते हैं, अत्रि मेमी, ये इसकी ट्रिक है। अत्रि मेमी याद रखना, आ से असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इनके उपबंध किसमें दिए गए हैं, 6वीं अनुसूची, मतलब आर्टिकल 244 दो में। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, याद रखना ये 243, क्योंकि ये वाली चीज आपकी किस में आएगी, यूनिट 10 में भी आएगी। ठीक है, 10वीं यूनिट में भी ये चीज आएगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पेशा अधिनियम कब से लागू हुआ है? क्या पूछा उन्होंने कि मध्य प्रदेश में पेशा अधिनियम कब से लागू हुआ है, तो कब से लागू हुआ है, तो 15 नवंबर 2022। कब से लागू हुआ है, 15 नवंबर 2022 से ये लागू हुआ है। ठीक है, कहां से हुआ था, शहडोल। ठीक है, शहडोल से 15 नवंबर 2022 को पेशा अधिनियम लागू हुआ था। 15 नवंबर को अपन क्या मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, 15 नवंबर को मनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस। क्या मनाते 15 नवंबर को, जनजातीय गौरव दिवस। ये मनाना अपन ने कब से स्टार्ट किया है, तो 2021। कब से शुरू किया अपन ने मनाया जनजातीय गौरव दिवस, 2021 में। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि पेशा अधिनियम को मध्य प्रदेश ने लागू किया है, तो किस नंबर का स्टेट है वो, किस नंबर का राज्य बना है पेशा अधिनियम को लागू करने वाला, तो कौन सा राज्य बना है, 7वां, 7th। मध्य प्रदेश कौन सा राज्य है पेशा अधिनियम को लागू करने वाला, तो 7वां। इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पे ये चीज आपको याद रखना कि 7 राज्यों में 6 कौन है, जब एमपी 7वां है तो 6 और कौन है, तो कौन कौन से हैं, तो आपको मैपिंग के थ्रू आपको बता रहा हूं। ठीक है, याद रखना कौन कौन से हैं, तो पहला है हिमाचल प्रदेश। कौन कौन राज्य आते हैं, तो पेशा अधिनियम 6 राज्य कौन कौन है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद देखो यहां पे आ जाओ, एमपी तो है ही है, पहला हिमाचल प्रदेश, फिर आपको बताया एमपी है, तो एमपी के बगल में क्या है, तो यहां राजस्थान, यहां गुजरात, यहां महाराष्ट्र। याद हुआ, नॉर्थ का देखो एक है सिर्फ हिमाचल प्रदेश। फिर क्या आया कि राजस्थान आया, गुजरात आया, महाराष्ट्र आया। क्लियर है? इसके बाद क्या आया, यहां पे तेलंगाना, और फिर क्या आया, आंध्र प्रदेश। तो पेशा अधिनियम 7 राज्यों में लागू है, तो 7 में कौन कौन है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। याद रखना है एमपी के बगल में, एमपी के बगल में राजस्थान भी आता है, गुजरात भी आता है, महाराष्ट्र भी आता है, तेलंगाना भी आता है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश से याद करना। ठीक है, और एमपी कौन से नंबर का है, 7वां। क्लियर है? एक चीज और याद रखना कि इसके लिए एक समिति बनी थी,
1995 में समिति बनी थी, कौन सी समिति बनी थी? दिलीप भूरिया समिति। क्लियर है? लिख लेना सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा है कि निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। अपन को जोड़ी मिलाना है कि कौन सा सही है। तो पहला क्या लिखा है कि पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। क्या लिखा है कि पंचायतों में स्थानों का आरक्षण, रिजर्वेशन किस में दिया जाएगा? तो टी। अपन ने पढ़ा था अभी लास्ट, अभी क्वेश्चन अपन ने पिछला देखा था कि आरक्षण के बारे में किस में दिया गया है? टी में। ठीक है। दूसरा क्या है ऑप्शन कि पंचायतों में वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन किस में होगा? वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग का गठन किस में होता है? आई वित्त आयोग। 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन डी। 2 मिनट रुकना, इसका आंसर है डी। इससे जोड़ी मिलाते हैं अपन लोग कि पहला, ठीक है, ऑप्शन क्या है, इसका आंसर क्या है? डी। पहले का 3 कि आरक्षण के बारे में किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3, ये ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है। दूसरा क्या दिया गया है कि वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन किस में होता है? तो वित्त आयोग का गठन होता है इनकम आई में। 243 आई में वित्त आयोग का गठन किया गया है। ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरे का क्या हो जाएगा? डी। तीसरा क्या दिया गया है? लेखा संपरीक्षा। तो इसमें क्या हो जाएगा? 243 जे में। ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है कि पंचायतों के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप का वर्णन या वर्जन किस में दिया गया है? कि पंचायतों के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय इंटरफेयर नहीं करेगा, इसका वर्णन किस में दिया गया है? तो 243 ओ में। किस में दिया गया है? 243 ओ में। फिर से अपन देखते हैं एक बार कि पंचायतों में स्थानों का आरक्षण, आरक्षण के बारे में किस में कहा गया है? 243 डी में। किस में कहा गया है? 243 डी में। क्लियर? थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था इसके पहले, क्षमा मांगता हूं उसके लिए। ठीक है। तो पहला क्या दिया गया इसमें कि पंचायतों में स्थानों का आरक्षण 243 डी में दिया गया है। वित्त आयोग का गठन किस में कहा गया है? तो 243 आई में। आई मतलब इनकम। ठीक है। आई मतलब इनकम, इनकम मतलब वित्त। तो वित्त आयोग का गठन किस में दिया गया है? 243 आई में। तीसरा क्या है कि लेखा संपरीक्षा, पंचायतों का लेखा संपरीक्षा ऑडिट किस में कहा गया है? तो 243 जे। किस में कहा गया है? 243 जे में कहा गया है कि पंचायतों का लेखा संपरीक्षा। चौथा क्या है कि पंचायतों के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप का वर्जन किस में कहा गया है? तो 243 ओ में। किस में है? 243 ओ में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। क्लियर है? पहले का सी, पहले का सी हो गया। ठीक है। दूसरे का क्या हो गया? डी। तीसरे का क्या हो गया? ए। और चौथे का क्या हो गया? बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश राजस्व मंडल का मुख्यालय, मध्य प्रदेश राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां पर है? तो ऑप्शन क्या दिए गए हैं? ग्वालियर, भोपाल, इंदौर या जबलपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ग्वालियर। क्या करेक्ट आंसर इसका? ग्वालियर, ए। क्लियर है? ठीक है। एक और देख लो इसमें कि महालेखाकार,
महालेखाकार कार्यालय कहां पर है? ये भी ग्वालियर में है। महालेखाकार का कार्यालय कहां पर है? ग्वालियर में। राजस्व मंडल का मुख्यालय भी कहां पर है? ग्वालियर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश भारत के उपराष्ट्रपति एवं कार्यवाहक राष्ट्रपति बने? इसमें यह पूछा गया है कि वह कौन से व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तो वह व्यक्ति कौन है जो मध्य प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश रहे, भारत में उपराष्ट्रपति के पद पर रहे और भारत में कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे? ठीक है, क्लियर है? तो पहला ऑप्शन क्या है? पीवी दीक्षित, ये नहीं दे। दूसरा क्या है? जीएस वर्मा, ये भी नहीं दे। तीसरा क्या है? आरसी लाहोटी, ये भी नहीं दे। चौथा क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हुआ? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे। तो इसका आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। पीएससी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। 2021 के प्री में ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें ऑप्शन नहीं था इनमें से कोई नहीं, तो वही ऑप्शन माना गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो एम हिदायतुल्लाह। क्या है करेक्ट आंसर? एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, पीवी दीक्षित नहीं है, जीएस वर्मा नहीं है, आरसी लाहोटी नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? एम हिदायतुल्लाह, जो भारत के क्या थे? उपराष्ट्रपति भी रहे, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे और क्या थे? मुख्य न्यायाधीश भी थे। और ये क्या थे? ठीक है, तो तीन चीज याद रखना, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्लियर है? पीवी दीक्षित के बारे में अपन ने पढ़ा था अभी। पीवी दीक्षित के बारे में क्या लिखा था कि अपन ने देखा था कि ये क्या थे? कार्यवाहक राज्यपाल थे। क्या थे? कार्यवाहक राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के, पीवी दीक्षित। ठीक है, जीएस वर्मा, जीएस वर्मा में एक चीज याद रखना कि इनका फुल फॉर्म क्या है? जगदीश, फुल फॉर्म क्या है? जगदीश शरण वर्मा। क्या है इसका फुल फॉर्म? कि जगदीश शरण वर्मा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनका जन्म कहां हुआ था? कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ था सतना में। कहा हुआ था? सतना में। यहां पे ये चीज ध्यान रखना आप लोग कि ये जो जीएस वर्मा है, ये मध्य प्रदेश में, जो जीएस वर्मा थे ना, मध्य प्रदेश में जज थे और सुप्रीम कोर्ट में क्या थे? ये सीजेआई, मुख्य न्यायाधीश थे। क्या थे जीएस वर्मा? मुख्य न्यायाधीश। कहा? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, इनका जन्म कहां हुआ था? सतना में। आरसी लाहोटी के बारे में आप देखिए, आरसी लाहोटी। ठीक है, इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आरसी लाहोटी का। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज याद रखना आप कि इनका पूरा नाम क्या है? रमेश चंद्र लाहोटी। क्या नाम है? रमेश चंद्र लाहोटी। यहाँ ये चीज याद रखना कि ये मध्य प्रदेश के सिर्फ जज रहे, सिर्फ न्यायाधीश थे ये, ना कि मुख्य न्यायाधीश। ठीक है ना? आरसी लाहोटी क्या है कि आरसी लाहोटी सिर्फ मध्य प्रदेश में जज रहे, सिर्फ न्यायाधीश थे, ना कि मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन थे अपने यहाँ पे? वो आता के लाहोटी है। वो क्या है?
के लाहौटी जो मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे, कृष्ण कुमार लाहौटी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? इसका था इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, एम हिदायतुल्लाह। क्लियर है सभी को? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर सभी को? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे? यहां पे आपको अंडरलाइन करना है क्या चीज, कि नहीं रहे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे? ऑप्शन नंबर ए, काशी प्रसाद पांडे, बी, गुलसेल अहमद, सी, रामकिशोर शुक्ला, डी, विष्णु विनायक सरवटे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तीनों अध्यक्ष थे। ये क्या था? ये क्या थे? कि पहले उपाध्यक्ष थे। क्या थे? उपाध्यक्ष। विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो विष्णु विनायक सरवटे। कौन थे? विष्णु विनायक सरवटे। ये मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब यहां पे आपको दो चीज इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है कि पहली महिला उपाध्यक्ष कौन थी? फर्स्ट महिला उपाध्यक्ष कौन थी? कौन थी पहली महिला उपाध्यक्ष? तो हिना काबरे। कौन थी? हिना काबरे। पहले उपाध्यक्ष ये थे विधानसभा के। ठीक है, और महिला में कौन थी? हिना काबरे। क्लियर है यहां पे? ठीक है, काशी प्रसाद पांडे के बारे में क्या जानना आपको? इनको अपन काका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको अपन क्या बोलते हैं? काका। क्लियर है? और ये क्या थे? पहले प्रोटेम स्पीकर। मध्य प्रदेश के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? काशी प्रसाद पांडे। और इनको क्या बोलते हैं? विधानसभा का जनक। क्लियर है? काशी प्रसाद पांडे के बारे में क्या क्या है? इनको काका बोलते हैं। देखो ये चीज तो है कि विधानसभा के अध्यक्ष तो रहे, एक क्वेश्चन ही हो गया। दूसरा, इनको काका बोलते हैं। पहले प्रोटेम स्पीकर मध्य प्रदेश के कौन थे? काशी प्रसाद पांडे। कौन थे पहले प्रोटेम स्पीकर? काशी प्रसाद पांडे। और विधानसभा का जनक किसे कहा जाता है? काशी प्रसाद पांडे। अब यहाँ पे देखो, आपको एक क्वेश्चन से आपको चार क्वेश्चन मिलेंगे। काका भी पूछ सकता है, पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे ये भी पूछ सकता है, विधानसभा का जनक किसे कहा जाता है ये भी पूछ सकता है। तो क्या है इसका आंसर? काशी प्रसाद पांडे। अब देखते हैं गुलसेर अहमद। गुलसेर अहमद के बारे में क्या लिखा है? कि ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। तो यहां पे ये चीज याद रखना कि ये तीनों अध्यक्ष तो रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के, इसके अलावा और क्या कौन कौन से पद पर रहे ये चीज मैं बता रहा हूं कि काशी प्रसाद पांडे, गुलसेर अहमद, रामकिशोर शुक्ला, ये तीनों अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश विधानसभा के, लेकिन इसके अलावा अन्य पद में भी वो रह चुके हैं। तो गुलसेर अहमद कहाँ थे? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी थे, क्योंकि क्वेश्चन आजकल आने लगा है। जैसे उन्होंने पूछा था, आपको याद होगा 2020 में पूछा था। क्या पूछा था? कि ऐसे राज्यपाल जो हरियाणा के, ऐसे राज्यपाल जो हरियाणा के पहले सीएम थे, पहले मुख्यमंत्री थे, पूछा था। तो उसका आंसर क्या था? भगवत दयाल शर्मा। ऐसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे विधानसभा के अध्यक्ष
जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे या हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, ये पूछ सकता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? गुलशेर अहमद। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको एक्स्ट्रा, आप लिखते जाना कि क्या क्या थे। पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष जो जिन्हें विधानसभा का जनक कहा जाता है, पूछ सकता है। तो क्या रहेगा? काशी प्रसाद पांडे। क्लियर है? ठीक है। और पूछ सकता है कि ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो प्रोटेम स्पीकर रहे मध्य प्रदेश के पहले, तो उसका आंसर क्या है? काशी प्रसाद पांडे। क्लियर? अब आता है रामकिशोर शुक्ला। तो रामकिशोर शुक्ला क्या कहते? तो ये अपने यहाँ के उपाध्यक्ष भी थे, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष भी थे, और क्या थे? प्रोटेम स्पीकर थे। क्या थे? प्रोटेम स्पीकर भी थे। तो रामकिशोर शुक्ला उपाध्यक्ष भी थे, प्रोटेम स्पीकर भी थे। शेर अहमद हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, ठीक है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष तो हैं ही हैं। काशी प्रसाद पांडे विधानसभा अध्यक्ष तो हैं ही हैं, काका भी कहते थे इनको, पहले प्रोटेम स्पीकर भी थे, और विधानसभा का जनक भी कहा जाता था। क्लियर है? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, आप सभी लिखते जाना ये चीज, है ना, जो भी मैं बताता जा रहा हूं। और संभावना बहुत ज्यादा है कि इससे पीएससी में आएगा, आ सकता है। ये वही क्वेश्चन है हम डिस्कस करा रहे हैं जिसकी संभावना है। तो आप लोग रिवीजन करते जाना, और जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताता जा रहा हूं वो सभी आप क्या करते जाओगे? लिखते जाओगे। क्लियर है? अब यहाँ ये क्वेश्चन और आप याद रखना कि वो पूछ सकता है कि विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष जो क्या थे? जो उपाध्यक्ष रहे। विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष जो क्या थे? उपाध्यक्ष थे। क्लियर है? तो कौन कौन थे? रामकिशोर, सिर्फ तीन ही थे। कौन कौन थे? रामकिशोर, श्रीनिवास तिवारी, और ईश्वरदास रोहाणी। क्वेश्चन क्या था कि यह भी बन सकता है कि ऐसे व्यक्ति जो विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों रहे, या पूछ सकते हैं कि ऐसे विधानसभा के अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे। तो कौन थे? कुल तीन थे। कितने थे? सिर्फ तीन। रामकिशोर, श्रीनिवास तिवारी और ईश्वर दास रोहाणी। क्लियर है? लिख लेना, दिख रहा ना सभी को? ठीक है। तो कौन कौन थे? रामकिशोर, श्रीनिवास तिवारी, ईश्वर दास रोहाणी। क्लियर है? हाँ, इससे आएगा क्वेश्चन, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, मेंशन है, इसलिए आ सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होता है। यहां फिर आपको एक चीज मैं याद दिलाना चाहता हूं कि नहीं ऑप्शन में लिखा है उसको आपको हाईलाइट करना है, क्योंकि ये गलती अपन से होती है, ये बहुत सिली मिस्टेक है जो अपन से होती है। तो याद रखना कि ये गलती वहां नहीं होनी चाहिए। क्या पूछा? नहीं पूछा, तो नहीं को पहले आप हाईलाइट करो। सबसे पहले आपको हाईलाइट क्या करना? नहीं को। कि निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है। क्या पूछा? कि राज्य विधानसभा का सदस्य कौन नहीं होता। तो विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष होता है, होता है। विधानसभा का उपाध्यक्ष होता है, होता है। ठीक है। नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष होता है तो नहीं होता है। और विधानसभा सचिवालय के महासचिव होते हैं तो होते हैं। तो राज्य विधानसभा का सदस्य कौन नहीं होता है? तो नेता प्रतिपक्ष, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन। ये क्या होता है? विधानसभा का सदस्य नहीं होता है। बाकी तीनों होते हैं, स्पीकर भी होता है, डिप्टी स्पीकर भी होता है, ठीक है, और महासचिव भी होता है। तो तीनों चीज याद रखना, ये विधानसभा का सदस्य होते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के सदस्य नहीं होता है। क्लियर है?
अगला क्वेश्चन देखो कि राज्य के विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्यागना, पद से हटाए जाने का प्रावधान किस आर्टिकल में है? क्या है क्वेश्चन, एक बार अच्छे से देखो एक बार और, कि विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्यागना, क्या लिखा है कि विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्यागना, पद से हटाए जाने का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 179 में, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन है इसका? बी। क्लियर है? सभी को क्लियर है? हाँ तो बोलो। ठीक है, तो किसमें इसका ऑप्शन? ये 179 आर्टिकल में कि विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्यागना, पद से हटाए जाने का प्रावधान आर्टिकल 179 में है। ठीक है, अब 178 में क्या दिया गया है ये भी आपको जानना जरूरी है, कि पता होना चाहिए कि 178 में क्या दिया गया है। तो इसमें क्या दिया गया है? विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। किसके बारे में दिया है? 178 में 178 आर्टिकल में किसके बारे में दिया है? कि जो अपनी स्टेट असेंबली है, विधानसभा है, उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में वर्णन किसमें दिया है? 178 में। याद रखना ये चीज है ना। 180 आर्टिकल नंबर 180 में क्या दिया गया है? तो उसमें यह दिया गया है कि अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष की शक्तियां, किसकी? जो अध्यक्ष रहेगा, जब उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में काम करेगा तो उसको कौन कौन सी शक्तियां मिलेंगी, तो उसका वर्णन किसमें दिया गया है? 180 में। लिखते जाना आप, मैं बोलता जा रहा हूं कि अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेगा? अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष की कार्य करने की शक्ति। ठीक है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, उसको कौन कौन सी शक्तियां मिलेंगी? इसका प्रावधान किसमें? आर्टिकल 180 में। आर्टिकल 182 में क्या दिया गया है? तो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्यागना, पद से हटाए जाने का प्रावधान किसमें है? तो आर्टिकल 179 में दिया गया है। इसका आंसर क्या था? बी। इसके अलावा 178 में क्या दिया गया है? तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में 178 में दिया गया है। 180 में क्या दिया गया है? कि उपाध्यक्ष का अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्तियां दी गई हैं। 182 182 में क्या दिया गया है? तो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में 182 में दिया गया है। क्लियर सभी को? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती चुनाव कब हुए थे? ये पीएससी में आ चुका है। फिर से संभावना आने की क्यों है? क्योंकि अभी इलेक्शन हुए थे, पंचायत के चुनाव 1 से 1.5 साल पहले हुए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। और बहुत लंबे समय के बाद हुए थे, क्योंकि कोविड आ गया था, उस समय नहीं हो पाए थे, उसके बाद हुए थे लंबे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो कब हुए थे? तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती चुनाव कब हुए थे? तो कौन बताएगा कब हुए थे? हाँ, 94। गुड, तो क्या है इसका आंसर? 94। कब हुए थे चुनाव? 94। अब यहां पे ये आपको याद रखना है कि 94 में तो पहली बार हुए थे 1994 में। आंसर क्या है इसका? बी। लेकिन कितने बार चुनाव हो चुके हैं
पंचायत के चुनाव कितने बार हो चुके हैं? ये 2021 के प्री में आया था कि पंचायतों के चुनाव कितनी बार हो चुके थे, तो उसका आंसर था 5, और अभी 6वीं बार अभी हो चुका है, तो कितने बार हो गए टोटल? 6। ये चीज याद रखना, ठीक है? अगर भूल जाओ तो गिन लेना, 94 से 99 ऐसे करके 5-5 साल का देखते जाना, तो कितने बार हुए? 6 बार। और ये चीज याद रखना कि कोविड के समय नहीं हुए थे। तो अभी तक कितने बार पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं? 6 बार। पहली बार कब हुए थे? 1994 में। क्यों हुए थे? क्योंकि आपको पता है ना कि पंचायती राज अधिनियम कब आया था? 93 में आया था मध्य प्रदेश में। कब आया था पंचायती राज अधिनियम? 1993 में। देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब का है? 1993 का। कब का है? 1993 का। ये लागू कब हुआ था? 25 25 जनवरी 1994। याद रखना ये चीज, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी, ये याद रखना कि इसमें 15 अध्याय और 132 धाराएं हैं। ये पीएससी के अदर एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में कितनी धाराएं, कितने अध्याय हैं? तो 15 अध्याय और 132 क्या है? धारा है। क्लियर है? 15 अध्याय 132 धारा है, ठीक है? अपने यहाँ अधिनियम कब लागू हुआ था? पंचायती राज अधिनियम तो कब हुआ था? 25 जनवरी 1994 को। कब हुआ था? 25 जनवरी 1994 को। तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? मध्य प्रदेश पंचायती राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत में कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल। कब मनाया जाता है भारत में? 24 अप्रैल को भारत में मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश में कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। फिर से आपको बोल रहा हूं, ये चीज याद रखना, 15 अध्याय 132 धारा किसमें है? मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में। क्लियर? कितने बार चुनाव हो गए हैं? 6 बार। कितने बार? 6 बार। पहली बार कब हुए थे? 1994 को। पहली बार पंचायत के चुनाव कब हुए थे? 1994। अगला क्वेश्चन देखो। मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ? क्या है क्वेश्चन? कि मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का जन्म कहां हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या है? सी, निरंजन नाथ बाचू। इनका जन्म कहां हुआ था? सतना में। ये एकमात्र राज्यपाल हैं जिनका जन्म कहां हुआ था? सिर्फ मध्य प्रदेश में हुआ था। क्लियर है सभी को? सभी को? ठीक है। अब पट्टाभी सीतारामैया के बारे में थोड़ा देख लें अपन लोग, क्या था। तो आप लोगों को वैसे पता तो होगा, लेकिन ठीक है मैं बता दे रहा हूं कि पहले राज्यपाल थे ये मध्य प्रदेश के। क्या थे? पहले क्या थे? पहले राज्यपाल थे। इनकी एक पत्रिका याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पत्रिका का नाम क्या है? जन्मभूमि। इनकी पत्रिका का नाम क्या है? अंग्रेजी पत्रिका है, इसका नाम है जन्मभूमि। और एक चीज याद रखना कि संविधान सभा के मेंबर थे। संविधान सभा के सदस्य भी रहे, ठीक है?
अब यहाँ पे आप देख लो कि संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे, कौन कौन से राज्यपाल है, पूछ सकता है कि ऐसे गवर्नर जो संविधान सभा के मेंबर रहे, तो कौन कौन थे। तो संविधान सभा के मेंबर कौन कौन थे। पहला अपने देख लिया पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है, पहले राज्यपाल हो गए पट्टाभी सीतारामैया जो संविधान सभा के सदस्य रहे। दूसरे कौन थे, हरिविनायक पटस्कर, ये भी क्या थे, संविधान सभा के सदस्य रहे, पट्टाभी सीतारामैया, हरिविनायक। तीसरा क्या है, केसी रेड्डी, केसी रेड्डी। चौथे कौन है, बांचू। पांचवे कौन है अपने, पांचू नहीं सॉरी, पहले क्या हो जाएगा, पट्टाभी सीतारामैया, दूसरे क्या हो जाएंगे, हरिविनायक, तीसरे क्या हो जाएंगे, केसी रेड्डी, चौथे क्या हो जाएंगे, पुनाचा, सीएम पुनाचा, पांचवें क्या हो जाएंगे, सत्यनारायण सिन्हा। ठीक है, ये 5 मेंबर हैं, ऐसे गवर्नर 5 जो संविधान सभा के क्या रहे, सदस्य रहे। कौन कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया, हरिविनायक पटस्कर, केसी रेड्डी, सीएम पुनाचा और सत्यनारायण सिन्हा। यहां इंपॉर्टेंट ये याद रखना कि सत्यनारायण सिन्हा कहां से थे, बिहार। कहां के, ये बिहार से थे, ये चीज याद रखना। क्लियर है सभी को, पक्का। ये आ गया, देखो ये आया था 2020 में कि हरियाणा के पहले सीएम कौन थे, तो भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, हरियाणा के पहले सीएम थे। मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन बने, ये 3 बार बने हैं। सबसे ज्यादा बार राज्यपाल कौन बने हैं सर्वाधिक बार, भगवत दयाल शर्मा। कितने बार, 3 बार। क्लियर सभी को, इसका आपको पता चल गया है कि ऐसे राज्यपाल जिनका जन्म कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ है। तो ऐसे राज्यपाल जिनका जन्म कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, तो कौन है, निरंजन नाथ माचू। बाकी के बारे में आपको फैक्ट बता दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वां क्वेश्चन, कि मध्य प्रदेश के वह राज्यपाल जिनका जन्म कहाँ हुआ, श्रीनगर में। मध्य प्रदेश के वह राज्यपाल जिनका जन्म कहाँ हुआ, श्रीनगर में। ऑप्शन क्या है, पहला महमूद अली खान, मोहम्मद शफी कुरैशी, भाई महावीर, ओपी कोहली। तो करेक्ट आंसर क्या है, मोहम्मद शफी कुरैशी, बी। इसका आंसर क्या है, बी। यहां पे ये चीज भी आप याद रखना भाई महावीर के बारे में कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, लाहौर में। लाहौर कहाँ पर है, पाकिस्तान में। और विभाजन के समय ये क्या थे, राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के। विभाजन समय जब 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, उस समय अपने यहाँ के राज्यपाल कौन थे, भाई महावीर। कौन थे, भाई महावीर। ठीक है, ओपी कोहली अभी निधन हो गया इनका, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लियर सभी को, यहां तक कोई दिक्कत कमेंट में बताएं आप लोग। जिसको भी कोई दिक्कत है कमेंट में लिख दें, कोई दिक्कत, चले आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा है कि नगर निगम का मुख्य कार्यपालन अधिकारी कौन होता है। नगर निगम का मुख्य कार्यपालन अधिकारी कौन होता है। ठीक है, सीईओ। तो कौन होता है, नगर निगम आयुक्त। कौन होता है, ऑप्शन नंबर बी, कि नगर निगम का मुख्य कार्यपालन अधिकारी कौन होता है, तो नगर निगम आयुक्त। क्लियर, इसमें कुछ है नहीं है ऐसा बताने के लिए, तो इसका सीधा आपका बी ऑप्शन रहेगा। क्लियर सभी को, अगला क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापौर निवास नहीं है? क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापौर निवास नहीं है? ऑप्शन क्या दिए गए हैं? इंदौर, सागर, मुरैना और भिंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्या है इसका करेक्ट आंसर? मुरैना। ठीक है, महापौर निवास कहां पर नहीं है? मुरैना में नहीं है, सी। बाकी इंदौर, सागर और भिंड में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। यहां पे आपको ये चीज याद रखना कि स्थानीय निकाय का मतलब यहां पे अपन को लगाना पंचायत से। किससे? पंचायत। कि पंचायती राज में, पंचायत में महिलाओं को 50%, पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका आंसर है बिहार। क्या आंसर है इसका? बिहार। अब देखो यहां पे आप गलती करोगे कि आपको ऑप्शन में मध्य प्रदेश दिखेगा, आप लगा दोगे, क्योंकि मध्य प्रदेश ही तो हर चीज में आगे रहता है। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि पंचायतों में महिलाओं को 50%, 50% आरक्षण कौन देने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। फिर आता है एमपी। एमपी केस में है सेकेंड, दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे बिहार है, ठीक है, और दूसरे में कौन है? एमपी। याद रखना कि किसमें बोला मैंने? पंचायत बोला है। पंचायती राज्य में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो बिहार। दूसरा कौन है? मध्य प्रदेश। अब यहां पर यदि, अब देखो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अगर यहां पे यदि है नगरीय निकाय, अगर यहां लिखा आ जाए, यहां पंचायत लिखा था, अब यहां लिखा जाए नगरीय, नगरीय निकाय, कि नगरीय निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो यहां पे आ जाएगा क्या? मध्य प्रदेश, एमपी। यहां पे रहेगा मध्य प्रदेश, कि एमपी है जो नगरीय निकायों में महिलाओं को कितना 50% आरक्षण प्रदान करेगा। कौन करेगा? एमपी। क्लियर है आप सभी को? पंचायतों में यदि 50% आरक्षण की बात आए तो कौन करेगा? बिहार। आरक्षण महिलाओं को कब से चालू हुआ है? 2007। ये चीज याद रखना कि महिलाओं को आरक्षण की 50% आरक्षण का प्रावधान कब से हुआ है? 2007 में अमेंडमेंट हुआ था, जब से हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब यहां एक क्वेश्चन और चीज, एक चीज और याद रखना आप लोग, कि यदि वो पूछ ले कि 73 में संविधान संशोधन जो हुआ था उसका निर्माण करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जो 73वां अमेंडमेंट था उसका निर्माण करने वाला, उस अधिनियम का निर्माण करने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। लेकिन अगर लागू की बात आए कि 73 अमेंडमेंट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। क्लियर याद रखना है ना? 73 को लागू कौन ने किया? निर्माण किसने किया अधिनियम को? इसका आंसर है कर्नाटक। लागू किसने किया इस अधिनियम को? तो एमपी। देखो एक क्वेश्चन से 6 फैक्टर निकले कि 73 को निर्माण करने वाला कर्नाटक है, लागू कौन करेगा? एमपी। अगर आपकी आ जाए पंचायतों में 50% आरक्षण महिलाओं को कौन देगा? तो बिहार। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। नगरीय निकायों में, नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण कौन प्रदान करेगा? तो मध्य प्रदेश। क्लियर सभी को? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 1993 कब लागू हुआ?
ये बता चुका हूं मैं पहले भी आपको, है ना, इंपॉर्टेंट है, पहले बता चुका हूं आपको कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 कब लागू हुआ, कब लागू हुआ, कौन बताएगा, कौन बताएगा? हाँ समर्थ, खड़े हो जाओ। कब लागू हुआ था? 25 जनवरी 1994। गुड, बैठो। तो ऑप्शन नंबर बी, अभी आपको बताया था कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 कब लागू हुआ था? 25 जनवरी 1994 को लागू हुआ था। और ये चीज भी बताई थी कि 25 जनवरी को अपन लोग मध्य प्रदेश मतदाता दिवस, भारत मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाता है, और मध्य प्रदेश पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं अपन लोग? 25 जनवरी को। इसमें एक चीज और बताया था कि इस अधिनियम में बताया था, याद रखने वाली चीज, कि अध्याय कितने हैं? 15। कितने अध्याय हैं? 15। धारा कितनी है? 32। कितनी धारा है? 132 धाराएं हैं। और अध्याय कितने हैं? 15। किसमें? मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू कब हुआ था? 25 जनवरी 1994 को। कब लागू हुआ था? 25 जनवरी 1994 को। तो इसका आंसर क्या है? बी। क्लियर? चले आगे, सभी को क्लियर है ना? ठीक है। ये डेट भी एक चीज और है, इसमें एक चीज याद रखना आप लोग कि निर्वाचन आयोग, ये इंपॉर्टेंट है, पीएससी 2 से 3 बार पूछ चुका है कि राज्य निर्वाचन आयोग का, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, कब बना था ये, कब बना था? 1 फरवरी 1994। कब बना था राज्य निर्वाचन आयोग? 1 फरवरी 1994 को बना था। ठीक है। इसने कब से चालू किया था कार्य करना? तो 15 फरवरी, 15 फरवरी से इसने कार्य करना शुरू किया था, और बना कब था? 1 फरवरी 1994 का। इसका प्रावधान किसमें है? तो आई एंड वाई। अगर पंचायतों में आए तो 243 आई में, और रहेगी नगरीय निकाय में आए तो 243 वाई में। ठीक है, आई और वाई याद रखना ये चीज। क्लियर सभी को? यहां पे और देख लो एक चीज और, वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश वित्त आयोग, मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 14 जून 1994, 14 जून 1994 को मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, ये बना था कब? 14 जून 1994। क्लियर सभी को? इसका वर्णन किसमें है? तो के और जेड ए, किसमें है? के और जेड ए में। ठीक है, पंचायतों में के में है, और नगरीय निकायों में किसमें है? जेड ए में वित्त आयोग का वर्णन है, उपबंध है। क्लियर सभी को? आगे चले, चलो अगला क्वेश्चन देखो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्राम स्वराज्य योजना कब लागू की गई? मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्राम स्वराज्य योजना, मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्राम स्वराज्य योजना कब लागू की गई थी? तो 26 जनवरी 2001 को। कब की गई थी? ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 2001 को ग्राम स्वराज्य योजना लागू की गई थी। क्लियर सभी को? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विधानसभा के अध्यक्ष को किस तरीके से हटाया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि विधानसभा के अध्यक्ष, क्या लिखा है इसमें कि विधानसभा के अध्यक्ष को किस तरीके से हटाया जाता है? तो किस तरीके से हटाया जाता है विधानसभा के अध्यक्ष को?
तो विधानसभा के तत्कालीन संपूर्ण सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा। कैसे हटाया जाता है इसको? कि विधानसभा के तत्कालीन संपूर्ण सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि किस तरीके से हटाया जाता है कि विधानसभा के तत्कालीन संपूर्ण सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा। अब यहां पे एक चीज याद रखना आपको कि इसके लिए एक शब्द यूज होता है। आपने मेजॉरिटी पढ़ी होगी, बहुमत, तो इसके लिए शब्द होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी। कौन सी मेजॉरिटी? इफेक्टिव, या इसको कहते हैं अपन लोग क्या? प्रभावी बहुमत। इफेक्टिव मेजॉरिटी या प्रभावी बहुमत। ठीक है, क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है जानना आपको कि क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इलेक्शन तो देखे होंगे कि जिस प्रकार सरकार बनती है, सरकार भी ऐसी बनती है कि जिसको बहुमत मिल जाता है 50% +1, तो वो क्या हो जाता है? चुन ली जाती है उसकी सरकार। जैसे अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए, उसमें भी यही हुआ। तो यहां पे एक चीज याद रखना कि इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या होता है कि मान लो कि टोटल कितनी है सीटें? 500। कितनी है टोटल? 500। इसमें से कितनी रिक्त हैं? 100 वैकेंट है। ठीक है, खाली है, रिक्त है ना? तो 500 सीटों में 100 खाली हैं, तो कितनी बची? 400। कितनी बची? 400। तो 400 का 50% +1। ठीक है ना? कि संसद में या सदन में इतने मेंबर थे, टोटल कितने? इतने थे, लेकिन इतने नहीं आए, कोई मतलब नहीं। तो 400 आए हैं, तो 400 का 50% +1, ये कहलाता है इफेक्टिव मेजॉरिटी। क्लियर है? इसी से ही अपन किसको हटाते हैं? विधानसभा के अध्यक्ष को। चाहे विधानसभा का अध्यक्ष हो, या विधान परिषद का अध्यक्ष हो, या लोकसभा का अध्यक्ष हो, या राज्यसभा का अध्यक्ष हो, सभापति हो, उन सबको कैसे हटाते हैं? ऐसे ही हटाया जाता है। क्लियर है सभी को? कि जितनी सीटें रहेंगी, ठीक है, उसमें से अपन क्या करेंगे? जितनी वैकेंट है, खाली है, उसको कम करके जितनी बची उसका 50% +1, ये कहलाता है प्रभावी बहुमत। इसी से ही अपन किसको हटाते हैं? विधानसभा के अध्यक्ष को हटाते हैं। क्लियर? आप सभी फर्स्ट IAS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बने रहिए। आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू हम अगली क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।